नमस्कार, आप देख रहे हो सच्ची खबरें और मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम चोटन विधानसभा से घोड़ामालानी विधानसभा पर आ चुके हैं और पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में मैं आपको घोड़ामालानी के बारे में बता दूं, यहाँ पर 14 बार में से 13 बार सिर्फ जाट या चौधरी ही विधायक रहे हैं। ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर सिर्फ एक बार, जिसमें मोदी लहर के कारण भाजपा जीत गई थी, पर एक ये ऐसी विधानसभा है जहां पर 13 बार जाटों ने राज किया है। इस बार यहां पर क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आज हमारे साथ फिर से है अजय जाखड़ जी। स्वागत है अजय जी आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सभी देखने वालों को नमस्कार। तो एक गुड़ामालानी विधानसभा ऐसी है जहां पर 13 बार जाटों ने राज किया है। जी बिल्कुल, गुड़ामालानी विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा जाट बहुली सीट इसे कह सकते हैं। लगभग कुल वोटर में से 70,000 के लगभग जाट वोटर है और यहाँ पर बहुत ही दिग्गज जाट नेता या किसान नेता, जाट नेता ये केवल जाति के नहीं, वो वैसे किसान नेता ज़्यादा है। जाट एक किसान ही है। जाट किसान ही है और ज़्यादातर जो नेता है वो एक प्रदेश स्तर पर उनकी धमक थी और उनकी पहचान थी, ऐसे ज़्यादातर नेता है। जैसे पहला चुनाव 1957 के अंदर यहाँ पर रामदान चौधरी जीता, जो किसान बोर्डिंग के संस्थापक है और जब भारत आज़ाद हुआ था या आज़ादी के समय उन्होंने किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके अंदर शिक्षा की अलख जगाने के लिए रामदान जी चौधरी का नाम आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनकी जयंती, पुण्यतिथि बहुत व्यापक स्तर पे मनाई जाती है। लोग आज भी उनकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते हैं। तो पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बाद उनके पुत्र और वरिष्ठ किसान नेता कई बार मंत्री रहे, कई बार एमएलए रहे और वो इस सीट पर लगातार 4 बार एमएलए रहे। ये रिकॉर्ड है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बात उसके है। बाद मदन कौर जी जो जिला प्रमुख रही, मंत्री भी रही, कई बार एमएलए भी रही, बहुत प्रखर वक्ता और एक लेडीज के अंदर अपने बाड़मेर जिले में अपन कहें तो एक पहली नेता है जिनकी एक प्रदेश स्तर की उनकी पहचान रही और बहुत ही मतलब एक सुलझी हुई नेता के तौर पे उन्हें देखा जाता है। तो वो भी वहां से एमएलए रही। एक बार परशुराम जी मदेरणा जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कई बार मंत्री रहे और बहुत बड़े नेता थे किसानों के, वो भी एक बार वहां से एमएलए रहे। तो जो भी किसान नेता वहां पे गया, वहां की जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया और सीट जिताया। ये आपने सही आंकड़ा बताया कि 2013 में पहली बार प्रदेश के अंदर और देश में मोदी लहर थी और बीजेपी की भी 5 साल गहलोत सरकार सत्ता में रहने के कारण लहर थी। तो उस वजह से लादूराम बिश्नोई हेमाराम चौधरी के सामने जीत गए। तो हमारे पास जो पहले है कांग्रेस के नाम है, मैंने जैसे आपको कहा, जो पहला नाम हमारे पास वो हेमाराम चौधरी का ही है, जो हर बार अभी कहते नजर आ रहे थे इससे पहले वाले चुनाव में कि इस बार मैं नहीं खड़ा रहूंगा चुनाव में, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर पार्टी की प्रेशर से उन्हें लड़ना पड़ा। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। क्या लगता है हेमाराम चौधरी? हेमाराम चौधरी केवल नाम नहीं है, एक विचार है, कह सकते हैं। क्यों हेमाराम चौधरी की की छवि है वो एक बहुत अलग तरह की छवि है। वो केवल उन्हें कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग ही नहीं चाहते हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्टवादी व्यक्ति है। चाहे उनके पास में किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का आदमी चला जाए, वो कोई मतलब पार्टीवाद भी नहीं करते, न जातिवाद करते हैं, न कोई काम के मामले में कभी भी वो इस तरह का भेदभाव नहीं करते। यदि बीजेपी का आदमी भी क्लियर उनके पास चला गया और वो वाजिब काम लेके गया तो हेमाराम जी बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल उनका कोई घर का आदमी भी और यदि इनलीगल काम लेके चला गया तो मुंह पे मना करेंगे। तो ये उनकी छवि है, वो क्षेत्र के लोगों को बहुत पसंद आती है। कई ऐसे बीजेपी के लोग आपको अंदर खाने इस बात की तारीफ करते हुए मिल जाएंगे कि हेमाराम जी बहुत अच्छे आदमी हैं। यही कारण है कि 6 बार लगातार नहीं, लगभग 2 बार लगातार और करके लगभग 6 बार एक ही विधानसभा सीट से वो एमएलए बन गए हैं। कई बार मंत्री भी बने हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। तो छवि उनकी बहुत स्पष्ट है और कई बार जब उनको सही नहीं लगता है तो कई बार हमने देखा है विधानसभा के अंदर भी अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं और मुख्यमंत्री पर भी कई बार उन्होंने प्रहार किया है। अभी वो हाल फिलहाल के दिनों में सचिन पायलट के गुट में उनका नाम आ रहा है और वो जब बागी होके मानेसर होटल के अंदर जो पायलट गुट गया था तो हेमाराम जी प्रमुख थे और सबसे ज्यादा अशोक गहलोत किसी के सामने ऐसे हुए तो हेमाराम जी थे। हेमाराम जी सीनियर नेता है और किसानों के बड़े नेता है, कई बार मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे उतना राजनीति से मोह नहीं जब जनता के काम नहीं हो पाते। तो बाकी अशोक गहलोत सभी को कैसे न कैसे करके उनको चुप कर सकते हैं, लेकिन हेमाराम जी के सामने वो
हमेशा असहज रहती है। तो इस बार हेमाराम जी चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनकी जो बेटी है एडवोकेट सुनीता चौधरी, क्या वो चुनाव में मैदान में उतर सकते, क्योंकि वो एक्टिवेट भी है इस बार, तो हर जगह दिखते हैं। अभी ऐसी कोई न हेमाराम जी की ओर से न उनकी बेटी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह थोड़ी बहुत एक्टिव दिखते हैं, इधर उधर समाज में सामाजिक प्रोग्रामों में भाग लेते हैं, तो ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि यदि हेमाराम जी जैसा कि उन्होंने कई बार कहा है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो यदि वो स्पष्ट मना कर देते चुनाव लड़ने से और पार्टी प्रेशर बना देती, क्यों, ये भी एक बात तय है कि यदि हेमाराम जी चुनाव एक बार और लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत टफ परिस्थिति हो सकती है, कि हेमाराम जी की जो पहचान और पैठ है वो बहुत ही गहरी है और उनको हरा पाना आसान नहीं है बीजेपी के लिए या किसी कैंडिडेट के लिए। तो या तो हेमाराम जी खुद होते हैं, फिर तो बहुत अच्छी फाइटिंग होगी वहां पर। यदि हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ते हैं या उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो जिस कैंडिडेट को हेमाराम जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, तो वो फिर चुनौती पेश कर सकता है। तो ऐसे कयास लगा सकते हैं कि भाई हेमाराम जी की पार्टी बोल देगा आप नहीं लड़ते हो तो आपकी बेटी को आप चुनाव लड़वाओ, उनको टिकट देने के, हो सकता है, पॉसिबल है। तो दूसरा नाम हमारे पास इसमें है जो ताजाराम चौधरी है, और पूर्व प्रधान भी धोरीमीना से रह चुके हैं। ताजाराम जी धोरीमीना के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, वरिष्ठ किसान नेता है, क्षेत्र में उनकी भी एक प्रधान के नाते और जनप्रतिनिधि के नाते बहुत अच्छी पकड़ है। और हेमाराम जी के बाद में यदि कांग्रेस में किसी कांग्रेस के दूसरे प्रतिद्वंदी या दावेदार के तौर पे यदि देखा जाए तो उनका ही सबसे बड़ा नाम है। और हेमाराम जी के वैसे अच्छे उनसे संबंध है और उनके सहयोगी के तौर पे भी लगातार वो हेमाराम जी के चुनाव में भी बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। तो यदि उन्हें टिकट मिलती है और हेमाराम जी का आशीर्वाद वैसे मिल जाए तो वो भी अच्छी चुनौती पेश कर सकते हैं। अब कांग्रेस में हमारे पास एक जो लास्ट नाम है आखिरी, वो कैलाश बेनीवाल का है। कैलाश बेनीवाल पहले भारतीय जनता पार्टी में भी थे, बीच में फिर ये कांग्रेस में आ गए और अभी ट्रक यूनियन के जिला अध्यक्ष रहे हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने 2020 के पंचायत समिति चुनावों के अंदर जिला परिषद सचिव का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के युवा नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नरपतराज मूड के सामने चुनाव हार गए, तो इससे उनका दावा काफी कमजोर हुआ है। वैसे हेमाराम जी के काफी करीबी है, उस वजह से यदि मौका मिल भी जाता तो जिला परिषद सचिव एक एमएलए लेवल के कैंडिडेट के लिए बहुत छोटा चुनाव होता है, उसमें भी यदि उन्होंने चुनाव गंवा दिया है तो इस वजह से उनका दावा थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी पैनल में उनका भी नाम रहेगा। पैनल में तो इसीलिए गुलाम अलानी अपन कह सकते हैं या तो कांग्रेस से एक नंबर पे हेमाराम जी है, या तो खुद लड़ेंगे, फिर तो दावा उनका मजबूत ही उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। यदि वो चुनाव लड़ने से मना करते हैं और वो यदि अपनी बेटी को लड़ाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर भी 2 नंबर पे बेटी लड़ेगी, और हेमाराम जी उनकी टिकट की डिमांड करते हैं या पार्टी उन्हें देती है तो फिर भी उनका भी 1-2 नंबर पे उनका रहेगा। और हेमाराम जी खुद नहीं लड़ते और अपने परिवार में अपनी बेटी वगैरह को राजनीति में नहीं लड़ना चाहेंगे, तो 2 नंबर पे ताजाराम जी का नाम रहेगा। और फिर ताजाराम जी पैनल में कैलाश जी का भी नाम है, तो ये तीनों कैंडिडेट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वैसे रहेंगे और पैनल में तीनों का नाम रहेगा। और वैसे वन मैन आर्मी के तौर पे देखे हेमाराम जी है, उनको या तो वो खुद लड़ेंगे तो भी मजबूत है, नहीं तो जिनको भी उनका आशीर्वाद और सहयोग जिनको मिलेगा या वो जिनकी पैरवी करेंगे वो कैंडिडेट गुलाम अलानी मजबूत रहेगा, क्योंकि 6 बार वहाँ चुनाव जीत चुके हैं और उनकी बहुत ही अच्छी पैठ है, अच्छी पहचान है और जनता में उनकी बहुत अच्छी रेस्पेक्ट है। तो वो या तो खुद लड़ेंगे, नहीं तो जिसके भी सिर पे आशीर्वाद हाथ रख देंगे तो वो कैंडिडेट वहाँ पे कांग्रेस की टिकट के लिए मजबूत रहेगा। अब